हमारे देश में आपको कई सारे ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जिनको डेमोक्रेसी का कोई नॉलेज नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई नॉलेज नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की भरपूर ज्ञान हो रखी होगी। कुछ लोग तो पॉलिटिकल पार्टी से इतना प्यार में आ जाते हैं कि वो देश में जो भी होता है उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। तो ऐसे में एक सवाल पूछने की ज़रूरत है कि क्या सच में हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो कितनी पार्टीज़ की ज़रूरत है, और क्या होगा अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन सभी सवालों के जवाब को जानते हैं हमारे चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों ज़रूरी हैं, वो समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये होती क्या है और ये करती क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ बेसिकली कुछ लोगों का ग्रुप होती हैं जो मिलकर इलेक्शंस को लड़ते हैं और इलेक्शंस को जीतने की कोशिश करते हैं और पावर में आने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ दे आर बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड ट्राइज टू होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। अब ये कैसे इलेक्शन जीतते हैं, उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बनाते हैं सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी को फिर बताते हैं कि कैसे हमारे पॉलिसी प्रोग्राम्स इनसे अच्छे हैं और आपको हमें क्यों वोट देना चाहिए। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स को पकड़ लेते हैं, कोई कास्ट को, कोई रिलीजन को, जिसकी वजह से ये सोसाइटी के अंदर पार्टीशनशिप ला देती हैं। पार्टीशनशिप मतलब जब आप किसी चीज़ को न्यूट्रल रहकर नहीं देख पाओ, जब आपका नज़रिया क्या हो, एक तरफ झुक जाए, उसको हम कहते हैं पार्टीशनशिप आना। जब आप किसी को फॉलो करते हो तो जिसे आप फॉलो कर रहे हो आपको उसकी चीज़ें सही लगती हैं, भले ही वो कुछ गलत भी करे। तो ऐसे में आपके अंदर क्या आ गया, पार्टीशनशिप आ गया। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, सोसाइटी के अंदर पार्टीशनशिप आ जाता है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वो 3 कौन से हैं? पहला लीडर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लीडर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलेगी। दूसरा एक्टिव मेंबर्स में कौन कौन, उस पार्टी के एमएलएज, एमपीज और जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं जिनको कार्यकर्ता कहा जाता है, वो सब उस पार्टी के एक्टिव मेंबर्स हैं। और तीसरा हमारा फॉलोअर्स यानी हम लोग सिटीजन्स जो किसी पार्टी को फॉलो करते हैं। जिस पार्टी के जितने ज़्यादा फॉलोअर्स, उतनी ज़्यादा वो पॉपुलर हो जाएगी, उतना ही ज़्यादा उसको सपोर्ट मिलेगा। तो ये बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी होती है। अब हम समझेंगे ये करती क्या है। सबसे पहला काम तो पॉलिटिकल पार्टी का है क्या, इलेक्शंस को लड़ना। और ये इलेक्शंस कैसे लड़ती हैं, ये बेसिकली अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं और वो कैंडिडेट फिर क्या करते हैं, इलेक्शंस को लड़ते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो कैंडिडेट खड़े होते हैं अलग अलग जगह से इलेक्शन लड़ने के लिए, इन कैंडिडेट्स को कौन चुनता है? तो हमारे इंडिया में अगर हम देखेंगे तो ये जो कैंडिडेट्स को कौन चुनता है, जो पार्टी के टॉप लीडर्स होते हैं वो लोग मिलकर मीटिंग करते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ से कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा। और यूएसए में बात करें तो यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा अच्छा है। वहाँ पर क्या होता है, पार्टी के अंदर वोटिंग कराई जाती है और फिर डिसाइड किया जाता है कि इलेक्शन कौन कहाँ से कौन लड़ेगा। सिंपल है, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। जो हमारे इंडिया में हो रहा है वो उसके मुकाबले ख़राब तरीका है। दूसरा फंक्शन क्या होता है, पार्टीज़ अलग अलग पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बनाती हैं जनता के लिए और जनता को मौका देती हैं कि वो उनमें से चुने और उस हिसाब से पार्टीज़ को वोट करें। जो पार्टी ज़्यादा अच्छे पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स बनाएगी, ज़्यादा अच्छा विश्वास जीतेगी, उस पार्टी को इलेक्शन में वोट मिलेंगे, वही सरकार बना लेगी। अब पॉलिटिकल पार्टीज एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये करती हैं कि एक देश के अंदर बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं। हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन है, 100 करोड़ लोगों से ज़्यादा तो लोग बड़े बड़े लोग हैं, यानी जिनके प्रॉपर ओपिनियंस आते हैं। बच्चों को तो मैंने इग्नोर ही कर दिया, 40-50 करोड़ जितने भी हो रखे हैं, लेकिन फिर भी 100 करोड़ ओपिनियंस है। इन सब ओपिनियंस को साथ में लेकर चलना इज़ अ इम्पॉसिबल टास्क। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, इन सब ओपिनियंस के अंदर जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जो कॉमन चीज़ें होती हैं, उनको देखती हैं, उनको इकट्ठा करके पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स बनाती हैं और फिर जनता के सामने रखती हैं। और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तीसरा फंक्शन क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं देश के लिए कानून बनवाने में। दैट इज़ पार्टीज़ प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। क्यों, हमने ऐसा क्यों कहा, सिंपल है। अगर आपने अभी देखा होगा फार्म बिल यानी किसान कृषि कानून पास हुआ था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था, लेकिन फिर भी ये पास हो गया था। क्यों? क्योंकि क्या होता है, लेजिस्लेचर में, विधायिका में जहाँ पर कानून पास किया जाता है, वहाँ पर हमेशा आपको देखने को मिलेगा कभी ना कभी किसी ना किसी पार्टी के लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे जो बीजेपी है उसके बहुत सारे मेंबर्स विधायिका में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी सीट्स ऑलरेडी जीत रखी हैं, तो हमेशा उनको एक एडवांटेज रहता है और इसीलिए हम कहते हैं कि वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कानून बनाने में। सपोज़ करो कहीं पर वोटिंग होनी है और उस जगह पर आपके बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो हम कहेंगे वहाँ पर आपको ऑलरेडी एक एडवांटेज मिल रहा है। यही एडवांटेज पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास भी होता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके बहुत सारे मेंबर लेजिस्लेचर में होते हैं और लेजिस्लेचर से ही कानून पास होना है, तो उनको पता है कि हम जो बोलेंगे वो तो हो ही जाएगा। चौथा काम पार्टीज़ क्या करती हैं, दे फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। सरकार को बनाती हैं और फिर सरकार को चलाती हैं। कैसे चलाती हैं? पार्टीज़ क्या करती हैं, अलग अलग लीडर्स को रिक्रूट करती हैं, भर्ती करती हैं, उनको ट्रेनिंग देती हैं और फिर उनको इलेक्शंस में खड़ा करके, और जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो उनको
अलग अलग डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बना देती हैं। जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो ना, बीजेपी के हेल्थ मिनिस्टर हो रखे हैं, रेलवे मिनिस्टर हो रखे हैं, रोड मिनिस्ट्री के लिए अलग मिनिस्टर हो रखे हैं। तो यही इस तरीके से एक पार्टी क्या करती है, सरकार को चलाती है। फिफ्थ फंक्शन क्या होता है, पार्टीज ऐसा नहीं है जो पार्टी इलेक्शन हार जाते हैं उनका करियर खत्म हो जाता है, उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो पार्टी इलेक्शंस को हारती है वो एक अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती है, और डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन पार्टी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी क्या करती है, रूलिंग पार्टी की फेलियर्स को सबके सामने रखती है और एक नया नजरिया सबके सामने रखती है। जैसे दो पार्टीज हैं, बीजेपी एंड कांग्रेस, तो बीजेपी हमारी रूलिंग पार्टी और कांग्रेस हमारी अपोजिशन पार्टी है, जिसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करती है, बीजेपी की फेलियर्स को जनता के सामने रखती है। सिक्स्थ फंक्शन आता है पार्टी शेप्स पब्लिक ओपिनियन। ये पब्लिक के ओपिनियन को शेप देती हैं, कैसे देती हैं जानते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, जनता के इश्यूज़ को रेज करती हैं और उनको बार बार हाईलाइट करती हैं सबके सामने लाकर। कई बार तो ये लोग क्या करते हैं, पब्लिक में आकर आंदोलन भी करते हैं जनता के इश्यूज़ के बारे में। इससे क्या होता है, जनता बहुत इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि जनता को तो वही सुनने मिलेगा ना जो न्यूज़ में आएगा, जो जिसके बारे में पॉलिटिकल पार्टीज बात करेंगी। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से जनता के ओपिनियन पर इन्फ्लुएंस आता है, और जनता क्या होती है, जनता के ओपिनियन उसी हिसाब से फिर शेप्ड होते हैं। जैसे आप एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो कर रहे हो और आपको करंट अफेयर्स का कोई जानकारी नहीं है, तो आपको पूरी समाज की चीज़ों के बारे में जानकारी उस पार्टी के थ्रू मिल रही है, और उस पार्टी से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसी के थ्रू आप अपने ओपिनियंस बनाते हो, और इसीलिए हम कहते हैं पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। सेवेंथ जो लास्ट फंक्शन है, दैट इज पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, जो गवर्नमेंट बनाती है। बेसिकली क्या होता है, ये अलग अलग योजनाएं आपने सुन रखी होंगी, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, ये सारी योजनाएं जो होती हैं ये लोगों तक कौन पहुंचाता है, यह सरकारी कर्मचारी पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में अभी प्रॉपर अमाउंट में सरकारी कर्मचारी तो है नहीं, तो ये काम भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कार्यकर्ता लोग ही करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हर जगह पर फैले हुए हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी अपनी पार्टी की जो योजनाएं हैं उनके बारे में और उनके लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचाने का काम करते हैं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनका लाभ पहुँचे और उनको अगले इलेक्शंस में उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, वोट मिल पाए। ये 7 फंक्शन पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म करते हैं, और ये 7 फंक्शन एक देश के अंदर परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जब हम पॉलिटिकल पार्टी समझ गए ये क्या करती हैं, ये समझ गए, अब हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या सच में पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली यस। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि वो क्या करेगी, हमारे देश में ये 7 फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। ये तो एक सिंपल सा आंसर है, लेकिन एक और तरीका है इसको आंसर करने का। मान लो कि हमारे देश में कोई पार्टी नहीं है, तो जब कोई पार्टी नहीं होगी तो हमारे देश में क्या होगा, हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंटली इलेक्शंस को लड़ेगा, और जब इंडिपेंडेंटली वो इलेक्शंस को लड़ेगा तो पूरे देश की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, क्योंकि सब फिर अपने अपने एरिया की जिम्मेदारी लेंगे कि मैं तो यहाँ से लड़ रहा हूँ, मुझे बस यहीं से मतलब है। तो ऐसे में पूरे देश का सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है। अब आपको समझ में आया क्यों मैं बार बार कह रहा था कि क्या हमको ज़रूरत है क्या नहीं है। इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता था कि हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना इज़ अ वेरी गुड थिंग। माना जाता है जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी उतनी ज़्यादा डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथन होती चली जाएगी, उतनी ज़्यादा डेमोक्रेसी और अच्छी होती चली जाएगी। लेकिन सवाल अगेन आ जाता है, सवाल है कि कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए। मान लिया कि पार्टीज़ होनी चाहिए, लेकिन कितनी होनी चाहिए ये भी सवाल है। तो अलग अलग देश में अलग अलग नंबर ऑफ पार्टीज़ हो रखी हैं। जैसे हमारे इंडिया में मोर देन 750 पार्टीज़ है, लेकिन हम कुछ ही को जानते हैं। क्यों? क्योंकि वही मेन कंटेंडर्स हैं, वही मेन ऐसी पार्टीज़ हैं जिनके बीच में असल में इलेक्शंस की लड़ाई होती है। बाकी सब तो ये ऐसे लल्लू पल्लू हैं, ठीक है। जैसे कुछ देश हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी है, वही सरकार बनाती है, वही चलाती है, जैसे चाइना। उस देश के पार्टी सिस्टम को हम वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पर क्या है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना में। कुछ देश हैं जहाँ पर पार्टीज़ 2 हैं या 2 से ज़्यादा भी है, लेकिन हमेशा जब भी इलेक्शन होता है तो क्या होता है, मेन लड़ाई 2 के बीच में ही होती है, या कभी ये जीतती है कभी वो जीतती है। जैसे अमेरिका में है तो ये कभी डेमोक्रेटिक कभी रिपब्लिक, इनके अलावा कोई और नहीं जीतता। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, 2 पार्टी सिस्टम बोलते हैं। फिर आता है हमारा इंडिया जैसे सिस्टम, बेल्जियम जैसे सिस्टम, जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बहुत हैं और बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास चांस होता है इलेक्शंस को जीतने का। जैसे गुजरात में भी इलेक्शंस हुआ था तो आम आदमी पार्टी वॉज अ सीरियस कॉन्टेंडर, कांग्रेस भी थी और बीजेपी भी थी। तो ऐसे पार्टी सिस्टम को हम मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं। अब कहने को आप कह सकते हो क्योंकि हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है तो आप कह सकते हो इट इज़ अ बेस्ट पार्टी सिस्टम। लेकिन कौन से देश में कितनी पार्टीज़ होंगी, कौन सा सिस्टम होगा, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है उनके देश के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे, उनके देश के डिवीजन्स कैसे हो रखे हैं सोसाइटी के, कैसे उनकी सोसाइटी का कल्चर हो रखा है। जैसे हमारे इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी विविधताएं हैं कि हमको चाहिए कि हमारे देश में बहुत सारी पार्टीज़ हों ताकि सब लोगों की बात को सुना जा सके, सबकी बात को आगे रखा जा सके। तो ये तो आप समझ जाते हो। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे देश में इतनी सारी पार्टीज़ हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ पार्टीज़ को ही क्यों जानते हैं और बाकी पार्टीज़ को क्यों नहीं जानते। उसका रीज़न ये है कि इन पार्टीज़ को स्पेशल स्टेटस मिल रखा है, इन पार्टीज़ की एक यूनिक सिंबल मिल रखा है, जिनकी जानकारी जिसकी वजह से हम इन सबको जानते हैं, बाकी सब पार्टीज़ को नहीं जानते। सवाल ये है कि ये यूनिक स्टेटस, यूनिक सिंबल इनको देते
नेता कौन है। तो हमारे इंडिया में जो भी इलेक्शन से रिलेटेड गतिविधि होती है, इलेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कब इलेक्शन होगा, कब वोटिंग होगी, कब रिजल्ट आएगा, कहाँ इलेक्शन होना है, कहाँ नहीं होना है, इन सभी चीज़ों को तय करने के लिए एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। इंडिया में जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको जाना होता है इलेक्शन कमीशन में, खुद को रजिस्टर कराना होता है, और ये इलेक्शन कमीशन उनको क्या देती है, एक सिंबल देती है। और इलेक्शन कमीशन का काम है हर पार्टी को इक्वली ट्रीट करे। लेकिन साथ ही साथ इसका एक और काम है कि अगर कोई पार्टी बहुत बड़ी है, स्टैब्लिश्ड, लार्ज और स्टैब्लिश्ड पार्टी है, लाइक कांग्रेस, लाइक बीजेपी, तो उनको स्पेशल प्रिविलेजेस भी दे, स्पेशल स्टेटस भी दे, लाइक उनको दिल्ली में एक पूरा ऑफिस दे, ट्रांसपोर्टेशन फ्री कर दे, ऐसी चीज़ें भी दे। तो ये इलेक्शन कमीशन का मेनली काम होता है। और ये इलेक्शन कमीशन ही क्या करती है, हमारे इंडिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको दो पार्ट्स में क्लासीफाई करती है, नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, कुछ रूल्स बना रखे हैं जिसके तहत वो कहती है कि अगर तुम इन रूल को फॉलो कर लेते हो, पास कर लेते हो, तो तुम एक नेशनल पार्टी हो, और इन रूल को फॉलो कर लेते हो तो तुम एक स्टेट पार्टी हो। तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगर कोई पार्टी नेशनल पार्टी बनना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कम से कम 6% वोट्स जीतने पड़ेंगे लोकसभा में, और कहाँ पे, 4 स्टेट्स के अंदर। यानी जब आप 4 राज्यों में लोकसभा में 6% वोट जीत कर आओगे तब आप नेशनल पार्टी बन सकते हो। या फिर आप क्या करो, या फिर कम से कम 4 लोकसभा में सीट्स जीत लो, तब जाकर आप नेशनल पार्टी कैटेगरी में आ सकते हो। और स्टेट पार्टी के लिए आसान है, वो स्टेट पार्टी के लिए कहता है कि आपको 4 राज्यों में नहीं जीतना है, आप एक ही स्टेट में जीत लो, एक ही राज्य में जीत लो। वो कहता है कि आप एक ही स्टेट के अंदर होने वाले असेंबली इलेक्शन में कम से कम 6% वोट्स जीत लो, या फिर 2 सीट्स जीत लो। तो स्टेट पार्टी बनना आसान है, नेशनल पार्टी बनना थोड़ा सा मुश्किल है। इसी वजह से हमारे देश में स्टेट पार्टी तो बहुत है लेकिन नेशनल पार्टी बहुत कम हो रखी है। अब ये जो क्राइटेरिया है इसमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, इसको आपको एज इट इज हम कह सकते हैं, आपको याद कर लेना है कि नेशनल कैसे बनती है, स्टेट कैसे बनती है। ठीक है, हमारे इंडिया में बहुत लिमिटेड नंबर में नेशनल पार्टीज़ हैं, और जिनके बारे में आज हम बुक में पढ़ने वाले हैं उनमें से कुछ पार्टीज़ तो अब आज के टाइम पर नेशनल पार्टीज़ रही भी नहीं है। जैसे हमारी ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बारे में अगर हम पढ़ें तो इस चीज़ को हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा क्योंकि यहाँ पर बहुत हद तक सिर्फ फैक्चुअल डाटा है जहाँ पर हम फैक्ट्स को पढ़ने वाले हैं। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1 जनवरी 1998 को हुई थी। किसने की थी? अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी, जो करेंटली क्या हो रखी है, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हो रखी है, बहुत ही पावरफुल लेडी है वो। ठीक है, ये पार्टी नेशनल पार्टी बनती है 2016 में। इसका सिंबल आपको दिख रहा है फ्लावर एंड ग्रास हो रखा है। और इस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो किस चीज़ पर बेस्ड है? सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म पर बेस्ड है। आपको एक सिंपल रामबाण उपाय बताता हूँ। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए और अगर आपको उसके बारे में नहीं पता हो तो आपको क्या करना है, उसमें एक चीज़ तो हमेशा लिख के आ जानी है कि उसकी आइडियोलॉजी किस पर बेस्ड है, सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म पर बेस्ड है। क्योंकि कोई पार्टी डिनाई नहीं कर सकती कि वो सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म को फॉलो नहीं करती है। और इसमें एक और चीज़ आती है कि इन्होंने 2019 इलेक्शंस में कितनी सीट्स जीती थी? 22 लोकसभा सीट्स जीती थी। ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अब आता है हमारा बहुजन समाज पार्टी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार पेपर में ये सवाल आता ही आता है कि बहुजन समाज पार्टी को किसने फॉर्म किया था। तो हमेशा याद रखना, इट वॉज फाउंडेड बाय काशीराम, या इट वॉज फाउंड अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम इन 1984। ये जो पार्टी है मेनली किसको रिप्रेजेंट करती है? ओबीसीज को, आदिवासीज को, दलित्स को, माइनॉरिटीज़ को और उन सभी वीकर सेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है जिनकी बात समाज में नहीं सुनी जा रही है। और इस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो किससे प्रेरित है, किन लोगों के थॉट से इंस्पायर्ड है? साहू महाराज जी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी, महात्मा फूले, रामास्वामी नायकर, इन लोगों के थॉट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। ये पार्टी जैसा कि मैंने बोला मेनली वीकर सेक्शंस के लिए काम करती है, दलित्स के लिए काम करती है, आदिवासीज के लिए काम करती है और उन्हीं की डिमांड्स को उठाती है। इसलिए आज के टाइम पर ये यूपी में जब आप देखते हो इस पार्टी के बारे में तो हमेशा यही बात की जाती है कि ये पार्टी किसके लिए है? मेनली दलित्स के लिए। ये पार्टी यूपी में बहुत पॉपुलर पार्टी रही एक टाइम तक। इस पार्टी का सिंबल क्या हो रखा है? इस पार्टी का सिंबल है हाथी। ठीक है, बहुत सिंपल है इसका याद करना। इस पार्टी का सिंबल जो आपको मायावती जी अभी हाथ में लिए हुए भी दिख रही हैं स्क्रीन पर, तो इस पार्टी का सिंबल हाथी हो रखा है। ये पार्टी यूपी में बहुत पॉपुलर रही। आज के टाइम पर ये अपने डिक्लाइन पे है, इसकी पॉपुलैरिटी कम होती चली जा रही है। उसके बाद आता है भारतीय जनता पार्टी, जो आज के टाइम पर रूलिंग पार्टी है। ये पार्टी फॉर्म हुई थी 1980 में। और ये 1980 में कैसे फॉर्म हुई थी? बेसिकली ये फॉर्म हुई थी, भारतीय जनसंघ को पुनर्जन्म किया गया था। भारतीय जनसंघ जो 1953 के आसपास बना था, उसको बेसिकली क्या हो गया था, भारतीय जनसंघ धीरे धीरे खत्म होने लगा था, तो उसको वापस से पुनर्जन्म किया गया, रिवाइव किया गया और अब उसको नाम दिया गया 1980 में भारतीय जनता पार्टी। ये जो पार्टी है इसकी आइडियोलॉजी बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होती है हिंदुत्व से। इस पार्टी के अंदर इस पार्टी की आइडियोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिंदुत्व, हिंदू रिलीजन को रिप्रेजेंट करना। और
साथ ही साथ ये जो पार्टी है जब बनी थी, इसने कहा था जब भी ये सरकार में आएंगे तो ये कुछ चीज़ें ज़रूर करेंगे। जैसे ये शुरू से ही चाहते थे कि ये जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करें और उसको इंडिया का हिस्सा बनाएं, जो इन्होंने किया भी है। ये चाहते थे कि ये सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं, लेकिन ये काम ये नहीं कर पाए हैं अभी तक। ये चाहते थे कि ये धर्म परिवर्तन को खत्म करें, यानी रिलीजियस कन्वर्जन्स को खत्म करें। ये काम भी ये लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये काम कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो जाएगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ कहता है कि हर व्यक्ति को आज़ादी है, वो मनचाहा रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है। तो ऐसे में अगर आप ये कानून लाओगे कि कोई व्यक्ति इस रिलीजन से इसमें नहीं जा सकता, तो वो एक गलत बात हो जाएगी। तो अभी तक इन्होंने बहुत हद तक कुछ चीज़ें अचीव भी की हैं, कुछ चीज़ें अचीव नहीं की हैं। और आज के टाइम पर ये पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी है। पिछले 10 साल होने जा रहे हैं, 2024 में फिर इलेक्शंस हो रखे हैं। पिछले 10 साल से हमारे इंडिया में रूलिंग पार्टी है। 2019 में इन्होंने 303 सीट्स जीती थी, विच वॉज अ वेरी बिग फिगर। उसके बाद आता है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये वो पार्टी है, इंडिया की पहली कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी यानी सिंपल कहूँ तो धर्म के नाम पर एक तरीके से राजनीति करने वाली पार्टी थी, ठीक है। तो ये जो पार्टी है ये फॉर्म हुई थी 1925 में, और ये जो पार्टी थी ये मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के थॉट्स को प्रमोट करती थी। अब मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के थॉट्स क्या होते हैं ये आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें फिर हमको बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, इसलिए हम इस टॉपिक पर जा ही नहीं रहे। तो ये जो पार्टी है इसकी आइडियोलॉजी है मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के थॉट्स पर बेस्ड है, सेक्युलरिज्म पर बेस्ड है, डेमोक्रेसी पर बेस्ड है। मैंने कहा था हर पार्टी में सेक्युलरिज्म वर्ड आएगा ही आएगा, फेडरलिज्म वर्ड आएगा ही आएगा। तो जिस पार्टी का आपको समझना है उसकी आइडियोलॉजी में लिख दो, आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। आपको एक नंबर नहीं तो आधा नंबर तो दे ही देगा ये सामने, ठीक है। उसके बाद ये जो पार्टी है ये पार्लियामेंट पर बहुत भरोसा करती है, और ये देखती है पार्लियामेंट को कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू समाज के सभी लोगों के इंटरेस्ट की बात कर सकते हैं, उनकी आवाज़ को उठा सकते हैं। इसीलिए इनका पार्लियामेंट पर बहुत ज़्यादा विश्वास हो रखा है। इस पार्टी को बहुत सपोर्ट मिलता है वीकर सेक्शंस की तरफ से, जो वर्किंग क्लास हैं, जो किसान हैं, जो पुअर हैं, उनकी तरफ से इसको बहुत सपोर्ट हो रखा है। लेकिन इस पार्टी में क्या था, 1964 में एक तकरार आई थी, एक कुछ होगा झगड़ा वगड़ा कुछ हुआ होगा 1964 में, जिसकी वजह से इसमें एक तकरार आई थी, जिसकी वजह से CPI से एक और पार्टी बनी जिसका नाम था CPIM, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये जो पार्टी थी इसका फॉर्मेशन हुआ था 1964 में। देखो अब अगर आप चाहते हो मैं इस PPT की लिंक आपके साथ शेयर कर दूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं जनरली इसको शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो पार्टी थी ये फॉर्म हुई थी 1964 में, जब CPI में तकरार आई थी। जैसा हमने देखा इस पार्टी की भी आइडियोलॉजी सेम थी। क्या आइडियोलॉजी थी इस पार्टी की? आइडियोलॉजी थी मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी। लेकिन ये लोग किसके खिलाफ थे? कम्युनलिज्म के खिलाफ थे, यानी धर्म की राजनीति के खिलाफ थे, और इंपीरियलिज्म के खिलाफ थे। इंपीरियलिज्म क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक बड़ी पावर कोशिश करती है छोटी छोटी पावर वाली जगहों को अपने कंट्रोल में लेने की। तो ये इस चीज़ के भी खिलाफ हो रखे थे, और इस पार्टी को बहुत तगड़ा सपोर्ट मिलता है वेस्ट बंगाल और केरला में। और इनके जो मेन सपोर्टर्स हैं वो गरीब समुदाय से आते हैं, यानी पुअर फैक्ट्री के लेबरर्स, फार्मर्स, छोटे छोटे वर्कर्स। ये अगर आप मानोगे नहीं, रियलिटी है कि ये वेस्ट बंगाल में, जब मैं पढ़ता हूँ मैं भी शॉक्ड हो जाता हूँ, इसलिए मैंने अगेन उस तरफ देखा, स्क्रीन की तरफ। ये पार्टी 34 ईयर्स तक वेस्ट बंगाल में रही थी, पावर में रही थी विदाउट अ ब्रेक, यानी 34 साल तक इनको कोई हरा नहीं पाया था। और इनको 2019 में 3 सीट्स मिली थी लोकसभा इलेक्शन में। उसके बाद आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हमारे इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी है, और इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया की आज़ादी में, जिससे हम कभी डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी 1885 में, और इसने इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से 1977 तक, और फिर 1980 से 1999 तक, फिर 2009 से 2014 तक, बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने इंडिया की पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। IITs, IIM जो भी चीज़ें बनी हैं वो इन्हीं के कार्यकाल में बनी है। जो आप नरेगा पढ़ते हो वो भी इन्हीं के टाइम पर आया था। मैं इनकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट द थिंग इज़ ये लोग इतने टाइम तक रहे हैं जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारे काम हमारे देश के लिए कर दिए, और इसलिए इस पार्टी के लिए हमें रिस्पेक्ट थोड़ी बहुत करनी चाहिए। दैट इज़ कि इन्होंने हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आज के टाइम पर ये पार्टी डिक्लाइन में है। डिक्लाइन में हम कह भी सकते हैं, डिक्लाइन में है, कह सकते हैं नहीं है, क्योंकि इस पार्टी को 2019 में सिर्फ 52 सीट्स आई थी। तो ये पार्टी अब इतनी पावरफुल आज के टाइम पर तो नहीं बच पाई है। बीजेपी ने इसको बहुत हद तक ख़त्म भी कर दिया है, ठीक है। इस पार्टी की आइडियोलॉजी किस पर बेस्ड है? अगेन सेक्युलरिज्म पर बेस्ड है, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको हक दिलाने के, उनको इंटरेस्ट दिलाने के पर बेस्ड है। उसके बाद आता है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये पार्टी भी तकरार से बनी थी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसमें 1999 में एक तकरार आती है, स्प्लिट आती है, जिसकी वजह से एक नई पार्टी बनती है
एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अब हर पार्टी के सिंबल आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसलिए मैं इसका अलग से जिक्र नहीं कर रहा हूँ। ये जो पार्टी है आज के टाइम पर ये शरद पवार जी की पार्टी मानी जाती है, और कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा इसी पार्टी के एक लीडर अजीत पवार जी बीजेपी के साथ जाकर मिल गए, और अभी आज के टाइम पर महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो रखे हैं। ठीक है, ये जो पार्टी है ये सेक्युलरिज्म में यकीन रखती है, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म, इन सब चीज़ों में यकीन रखती है, और ये चाहती है कि जो हमारे देश के जो हायर रैंक ऑफिसर्स हैं, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग बैठते हैं, बहुत पावरफुल लोग बैठते हैं, इन जगहों पर कौन बैठे, इन जगहों पर हमारे देश के आम आदमी बैठे। इसके लिए ये पार्टीज़ काम करती हैं। इस पार्टी को बहुत तगड़ा सपोर्ट मिलता है महाराष्ट्र में, आप मानोगे नहीं। जो इस पार्टी के लीडर हैं शरद पवार जी, उनको पॉलिटिक्स का चाणक्य माना जाता है। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी इनसे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो भी इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इनको 5 सीटें आई थी। ठीक है, तो ये हमारी सारी नेशनल पार्टीज होंगी जो हमारे देश के टाइम पर, देश में आज के टाइम पर हो रखी हैं। ये पूरा फैक्चुअल डाटा है, इसको आप समझ पाए नहीं समझ पाए, इट्स नॉट अ वेरी बिग मैटर। आप इजीली इसको 1-2 बार पढ़ोगे, अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक में कि कैसे ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके अंदर बहुत सारी कमियां हो रखी हैं, जिसकी वजह से ये लोग बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। हमको लगता है सिर्फ हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, नहीं भाई, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है। सबसे पहला चैलेंज जो एक पॉलिटिकल पार्टी फेस करती है, दैट इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज। पार्टीज के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? पार्टीज क्या करती है, ना कोई प्रॉपर मीटिंग्स करती है, ना ही पार्टी के अंदर इलेक्शंस कराती हैं कि कौन पार्टी का लीडर बनना चाहिए, कौन नहीं बनना चाहिए, ये डिसाइड हो जाए। ना ही ये अपने मेंबर्स को प्रॉपर रजिस्टर करती है, ना ही ये प्रॉपर मीटिंग्स करते हैं अपने मेंबर्स के साथ, जिसकी वजह से जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं, जो छोटे छोटे कार्यकर्ता होते हैं, ना उनके पास कोई खास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है, और ना ही ये कोई डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी की कमी है। दूसरा चैलेंज है दैट इज डायनेस्टिक सक्सेशन, वंशवाद का, परिवारवाद का। परिवारवाद का चैलेंज हर पार्टी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आप देखोगे एक पार्टी के अंदर जितनी भी टॉप पोजीशंस हैं, वो एक पार्टी के, एक किसी फैमिली के मेंबर या उस फैमिली के जो क्लोज वंस हैं, उन्हीं लोगों ने एक्वायर कर रखी हैं, जिसकी वजह से कई सारी जो डिजर्विंग लोग हैं, जो पार्टी के अंदर बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता। जो लोग डिजर्व करते हैं उसके बाद भी उनको मौका नहीं मिल पाता। तो ये चीज़ भी बहुत बुरी है डेमोक्रेसी के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। तीसरी चीज़ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रखा है, दैट इज़ ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पॉलिटिकल पार्टीज़। आज के टाइम पर पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिंपल सा एक मोटिव होता है कि उनको इलेक्शंस जीतने हैं, जिसके लिए वो क्या करते हैं, कई बार शॉर्टकट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। जिस चक्कर में वो लोग कभी कभी क्या करते हैं, ऐसे लोगों को इलेक्शंस में खड़ा कर देते हैं, ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं इलेक्शन के, जिनके पास या तो बहुत पैसा होता है या जो लोग बहुत पैसा ला सकते हैं। कई बार तो ये लोग क्रिमिनल्स को भी टिकट दे देते हैं, सो दैट क्या हो सके, क्रिमिनल्स का जो दबदबा है एक किसी जगह पर, वो इनके काम में आ सके और इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके। और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कर रही हैं वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, अगेन आई एम सेइंग, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उठाओ, आपको हर पॉलिटिकल पार्टी में ये देखने को मिल जाएगा। चौथा जो चैलेंज है वो थोड़ा सा पेचीदा चैलेंज है, कॉम्प्लिकेटेड, दैट पार्टीज डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइस। पार्टीज जो है वो मीनिंगफुल चॉइस ऑफर नहीं करते हैं। अगर सपोज करो मैं आपको एक दुकान पे ले जाऊँ, 2 कपड़े दिखाऊं, दोनों बिल्कुल सिंपल कपड़े हैं, सेम कपड़े हैं, सिमिलर हैं बिल्कुल, और आपको बोलूँ इनमें से कोई एक चुन लो, तो आप क्या कहोगे, कोई भी ले लो, दोनों एक सही तो हैं। यही सेम चीज़ आज पार्टी के टाइम पर हो रखा है। क्या हो रखा है, दोनों पार्टीज, जितनी भी पार्टी इलेक्शन लड़ रही हैं, वो सब सिमिलर हो चुकी हैं, सब धर्म के नाम पर लड़ रही हैं, सब जाति के नाम पर लड़ रही हैं। और इसीलिए आज के टाइम पर हम कहते हैं जो पार्टीज़ हैं वो हमें मीनिंगफुल चॉइस नहीं दे रही। अगर मीनिंगफुल चॉइस देती तो हर पार्टी अलग अलग तरीके से काम करती, अलग अलग चीज़ों को रेस करती, अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करती। जब मैं आपके सामने 2 कपड़े रखता हूँ, दोनों सेम है, तो आप कोई भी ले सकते हो, इसका मतलब मैं आपको मीनिंगफुल चॉइस नहीं दे रहा हूँ। लेकिन जब मैं आपके सामने 2 अलग अलग चीज़ें रखता हूँ, तो इसका मतलब मैं आपको एक मीनिंगफुल चॉइस दे रहा हूँ कि भाई चुन लो आराम से, जो अच्छा लगे वो चुन लो। तो ये जो 4 चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती हैं। अब बात करते हैं चैलेंजेस के बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर सुधार लाया कैसे जा सकता है, हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड। तो इसके लिए हमारे इंडिया में कुछ एफर्ट्स लिए गए हैं, एफर्ट्स किए गए हैं, ऑलरेडी कुछ स्टेप्स लिए जा चुके हैं। जैसे डिफेक्शन के लिए एक लॉ लाई गई। डिफेक्शन बेसिकली क्या होता है, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ जो मेंबर्स होते हैं, ये पैसे की लालच में या इलेक्शन सीट्स की लालच में या डर की वजह से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, जो आज के टाइम पर बहुत हो रहा है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी पर बहुत गंदा असर पड़ता है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, लोगों ने जिसे चुना है वो लोगों को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। लोगों ने आपको चुना था क्योंकि आप इस पार्टी के थे, और अब आपने जीतते साथ ही पार्टी बदल ली, तो इससे लोगों की भी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, वोटर्स की भी, और डेमोक्रेसी की भी इमेज पर फर्क पड़ रहा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे इंडिया में क्या किया गया था, एक कानून बना दिया गया था जिसको हम डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं, जो ये कहती थी कि अगर कोई एमएलए एमपी अपनी पार्टी, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, तो वो जिस सीट से इलेक्शन जीता है वो सीट वो खो देगा। इसलिए आप देखते हो आज के टाइम पर क्या होता है, जनरली जब एक मेंबर को एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना है, तो वो कब जाता है, जब ऑलमोस्ट इलेक्शन आने वाले होते हैं, यानी जब ऑलमोस्ट उसके 5 साल होने
होने वाले होते हैं तो वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता है, जिससे उसको ज़्यादा नुकसान भी ना हो, ज़्यादा दिक्कत भी ना हो। तो ये एक लॉ बनाई गई थी कि अगर कोई एमएलए एमपी पार्टी चेंज करेगा तो वो अपनी सीट, लेजिस्लेचर की सीट जहाँ से वो इलेक्शन जीता है, वो सीट खो देगा। ठीक है। दूसरा काम क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था पैसे का और क्रिमिनल्स का ऑर्डर इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए पॉलिटिक्स पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा होता है उसको क्या करना पड़ेगा, एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा। एफिडेविट बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। ठीक है। अलग अलग रुपए का बनता है, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, अलग अलग रुपए के एफिडेविट्स बनते हैं। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा होता है उसको एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें उसे बताना पड़ेगा कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसके खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेस हैं। लेकिन इस पूरी में एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन भी दोगे तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जो इस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खाली ये बताया था कि आपको एफिडेविट में रिपोर्ट सबमिट करनी है, लेकिन ये तय नहीं किया था कि अगर आप गलत रिपोर्ट सबमिट करोगे तो उसको क्रॉस चेक कौन करेगा। सपोज करो मेरे खिलाफ 10 केसेस है, मैं लिख दूं 2 केसेस हैं, तो वो उसी को सही मान लेंगे, उसको क्रॉस चेक नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी सिस्टम बना ही नहीं गया था। हो सकता है आज के टाइम पर आ गया हो। तीसरी चीज़ क्या की गई थी, इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें ये बोला था कि हर पॉलिटिकल पार्टी को क्या ज़रूरी है, हर पॉलिटिकल पार्टी को अब टाइम टू टाइम इलेक्शंस में भाग लेना और इलेक्शंस के साथ साथ मीटिंग्स करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ इनकम टैक्स रिटर्न जो एक हर व्यक्ति को फाइल करना ज़रूरी हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज़ के। ये काम किया गया था बट ऐसा कुछ का कोई खास फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि पार्टीज़ आज के टाइम पर भी कोई खास प्रॉपर मीटिंग करती नहीं है। अगर करती हैं तो जो नॉर्मल कार्यकर्ता होते हैं, जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं, उनको खास तवज्जो इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। और इनकम टैक्स रिटर्न्स भी ये लोग फाइल करते हैं बट उसका भी कोई खास यूज़ निकलता नहीं है, क्योंकि ये सब छुपा लेते हैं कैसे क्या करना है। ऐसे नहीं इनकी बाद में करोड़ों की संपत्ति निकलती है। अगर ये इनकम टैक्स रिटर्न सही से फाइल करेंगे तो इनकी ऐसी कोई संपत्ति नहीं निकलेगी। ठीक है। तो ये जो स्टेप था ये एक तरीके से पूरा फॉर्मेलिटी की तरह रह गया कि ये किया तो गया लेकिन उसका कोई खास फ़ायदा हुआ नहीं। अब बात करेंगे कि हमारे पास क्या सजेशंस है, हम और खुद से क्या सजेशंस दे सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म हो जाए। तो एक सजेशन ये निकल कर आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में आप देखते हो आज के टाइम पर अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ही बहुत तनाव रहता है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो इसके लिए एक कानून बनाया जा सकता है, या सिंपल एक क्या कह सकते हैं, एक लॉ या एक इंस्टीट्यूशन बनाया जा सकता है जिसका काम क्या होगा, पार्टीज़ के इंटरनल अफेयर्स के साथ डील करना, उसके साथ रेगुलेट करना, उनके साथ चीज़ें करना। ठीक है। साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कंपलसरी किया जा सकता है, जैसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपने सभी मेंबर्स को रजिस्टर करे। क्योंकि आज आप देखते हो ना, जब कोई एक मेंबर खराब काम कर देता है तो पॉलिटिकल पार्टी कहती है नहीं भाई ये मेरा मेंबर नहीं था, तो कल को पॉलिटिकल पार्टीज़ ये ना कर सकें। दूसरी चीज़, पॉलिटिकल पार्टी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब अपने कुछ उसूल बनाए कि ये हमारे उसूल हैं, ये हमारे रूल बुक है, इस हिसाब से हम चलेंगे। तो तीसरी चीज़ क्या कर सकती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर सकती है, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बना सकती है जिसका काम क्या होगा, जब भी पार्टीज़ के अंदर टकराव होगा तो उसका टकराव को सॉल्व करे। जैसे कांग्रेस के अंदर कोई टकराव हुआ तो कांग्रेस अपने लिए क्या कर सकती है, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बना ले जिसका काम होगा इस टकराव को सॉल्व करना। ठीक है। फोर्थ चीज़, पार्टीज़ को क्या करना चाहिए या फिर क्या कर सकती है, जो हायर पोजीशंस हैं जहाँ पर पार्टी लीडर्स बैठते हैं उसके लिए इलेक्शंस करवा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे तब तक डिजर्विंग कैंडिडेट कभी भी ऊपर तक नहीं पहुँच पाएगा, वो नीचे ही दबकर रह जाएगा। और क्या किया जा सकता है, इलेक्शंस की स्टेट फंडिंग की जा सकती है। जो इलेक्शंस में इतना अंधाधुंध पैसा खर्च होता है उसको रोकने के लिए इलेक्शंस की स्टेट फंडिंग की जा सकती है, कि जो सरकार है वो पार्टीज़ को पैसा दे कि भाई इतना इतना पैसा आपको खर्च करना है इलेक्शंस पर, इतना पैसा पेट्रोल का, इतना पेपर का, इतना टेलीफोन का। अब आप कहोगे किस पार्टी को कितना पैसा मिलेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये डिसाइड होगा कि उस पार्टी ने कैसे परफॉर्म किया है पिछले इलेक्शन में। अगर कोई पार्टी बहुत तगड़ा परफॉर्म करके आई है पिछले इलेक्शन में तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा सर्विस मिलेगी। अगर कोई पार्टी खराब परफॉर्म करके आई है तो फिर उसको कम ही पैसा मिलेगा, कम ही वो सब मिलेगा। ठीक है। ये चीज़ भी की जा सकती है, कैश में पैसा दिया जा सकता है, अलग अलग सर्विस दी जा सकती है, लेकिन ये अभी तक हुआ नहीं है। ठीक। अब दो और तरीके हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टीज़ को सुधार लाया जा सकता है, रिफॉर्म किया जा सकता है। पहला तरीका है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ पर प्रेशर बनाया जाए। कैसे? अपना एक ग्रुप लेकर जाओ, उन पर दबाव बनाओ कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, या फिर उनके खिलाफ पिटीशन फाइल करो, हाई कोर्ट में कोर्ट केसेस करो कि ये भाई ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा सजेशन ये निकल कर आता है कि जो लोग चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिफॉर्म आए, अगर उनका सच में पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ में चले जाओ और खुद जाकर फिर उसमें रिफॉर्म लाओ। ऐसा ना हो कि तुम जब पॉलिटिकल पार्टीज़ में जाओ तो तुम भी उसी करप्शन के दलदल में चले जाओ और तुम
रिफॉर्म के नाम पर कुछ ना करो, ठीक है। तो दूसरा सजेशन क्या बन सकता है, जो लोग सच में चाहते हैं, जेन्युइनली पॉलिटिक्स में जिनका इंटरेस्ट है और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर रिफॉर्म लाना चाहते हैं, वो खुद पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जाएँ और वहाँ पर रिफॉर्म लाएँ। तो फाइनली हमारे इस चैप्टर का होता है डी एंड आई एम रियली हैप्पी इस चैप्टर का डी एंड होता है, क्योंकि इस चैप्टर को शूट करने में मैं बता नहीं सकता कितना ज़्यादा एफर्ट लग चुका है, मैंने क्या क्या नहीं किया इस चैप्टर को शूट करने में। बड़ी लंबी कहानी है, ठीक है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये चैप्टर की शूटिंग एट द एंड खत्म होती है, अब एडिट होकर आपके सामने कुछ टाइम बाद आ जाएगी। उसके बाद आप इस चैप्टर को देख लेना, समझ में आ जाए तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन यस, एंड अगर ये इसकी पीपीटी आपको चाहिए तो यस मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताकर जाना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।